हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे अस्थमा के बारे में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज की इस वीडियो में हम अस्थमा से जुड़ी सारी जानकारी के बारे में वन बाय वन डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ अस्थमा। Asthma is a chronic lung disease affecting people of all ages. It is caused by inflammation and muscle tightening around the airways, which makes it harder to breathe. अस्थमा एक क्रॉनिक लंग डिजीज़ है, यानी कि लंबे समय तक रहने वाली एक डिजीज़ है जो कि सभी एज ग्रुप के लोगों को अफेक्ट करती है। ये बच्चों में भी हो सकती है, बड़े लोगों में भी हो सकती है और यंग पीपल्स में भी हो सकती है। ये सभी एज के लोगों में हो सकती है। इट इज़ कॉज्ड बाय इन्फ्लामेशन एंड मसल टाइटनिंग। ये इन्फ्लामेशन होने की वजह से या एयरवे के अराउंडिंग्स, एयरवे के चारों तरफ मसल्स में टाइटनिंग होने की वजह से कॉज होती है। मसल टाइटनिंग यानी कि मसल्स में पेन फील होगा, कॉन्ट्रैक्शंस होंगे यानी कि तनाव महसूस होगा। विच मेक्स इट हार्डर टू ब्रीथ, और ये ब्रीथ लेने में ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करती है। Definition of asthma. Asthma is a chronic disease in which the bronchial airways in the lungs become narrow and swollen, making it difficult to breathe. अस्थमा एक क्रॉनिक डिजीज़ है इन विच द ब्रोंकियल एयरवे, जिसमें ब्रोंकियल एयरवे जो होता है लंग्स का, वो नैरो होने लगता है, यानी उसमें इन्फ्लामेशन होने लगता है। इन्फ्लामेशन की वजह से ब्रोंकियल एयरवे जो होता है वो नैरो होने लगता है, जिससे ब्रीथ लेने में कठिनाई होती है। क्योंकि एयरवे जब नैरो हो जाएगा तो एक सफिशिएंट अमाउंट में ब्रीथ नहीं ले पाएगा पर्सन। ठीक है। सेकेंड डेफिनेशन है, अस्थमा इज ए क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर ऑफ द एयरवेज इन विच इन्फ्लामेशन कॉजेज वेरिंग डिग्री ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन इन द एयरवेज। ये दो डेफिनेशन है। आप फर्स्ट वाली डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, सेकंड वाली डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। अस्थमा इज ए क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर। अस्थमा जो है एक लंबे समय तक रहने वाली बीमारी है ऑफ द एयरवेज इन विच इन्फ्लामेशन कॉज वेरिंग डिग्री ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, यानी कि स्वेलिंग होने की वजह से, इन्फ्लामेशन होने की वजह से अलग अलग तरह के ऑब्स्ट्रक्शन होने लगते हैं एयरवेज में। ठीक है। तो अस्थमा एक लंबे समय तक रहने वाली बीमारी है जिसमें इन्फ्लामेशन होने की वजह से एयरवेज में वेरिंग डिग्री ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, यानी कि अलग अलग तरह से कठिनाई या ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। ये पिक्चर्स है नॉर्मल एंड अस्थमेटिक एयरवे की। इसमें फर्स्ट वाली पिक्चर में है नॉर्मल ब्रोंकियल ट्यूब, जिसमें आप देख रहे होंगे ल्यूमन जो है वो नैरो नहीं है। एंड सेकेंड वाली पिक्चर जो है वो इन्फ्लेम्ड ब्रोंकियल ट्यूब है, उसमें जो ल्यूमन है वो नैरो दिख रहा है, पिक्चर में ये शो हो रहा है। अभी इससे आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं एटियोलॉजी यानी कि कॉजेस के बारे में। एटियोलॉजी में देखिए जेनेटिक हो सकता है, जैसे पेरेंट्स में पहले से अस्थमा की प्रॉब्लम रही है तो उनके बच्चों में भी आगे हो सकती है। नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल फैक्टर, जैसे कि ह्यूमिडिटी है, ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो गई या कोल्ड एयर हो गई या ड्राई एयर हो गई, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट है एयर पोल्यूशन में कोई स्ट्रॉन्ग ऑडर है लाइक परफ्यूम, तो इससे भी एयरवे जो है वो एयरवे में इरिटेशन हो सकती है, जिसकी वजह से अस्थमा की प्रॉब्लम हो सकती है। डस्ट पार्टिकल वाला एरियाज है, कहीं पर कोई ऐसा एरिया है जहाँ पर बहुत ज़्यादा डस्ट है, तो ऐसे एरिया में भी ये प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। एलर्जन इन्हेलेशन लाइक पॉलेंस ग्रेन्स वगैरह जो होते हैं, ये जो प्लांट्स और फ्लावर्स के गैमेट्स जो होते हैं, इनसे भी कभी कभी एयरवे में इरिटेशन होने लगती है। नेक्स्ट है एटमॉस्फेरिक यानी कि लाइक सिगरेट स्मोकिंग या कोई इंडस्ट्रियल एरिया है, कहीं पर इंडस्ट्री का धुआं बहुत ज़्यादा उस एरिया में फैला हुआ है, तो ऐसे जगह पर हो सकता है। या कोई पर्सन सिगरेट स्मोकिंग कर रहा है। स्मोकिंग दो तरह की होती है, एक्टिव और पैसिव।
पर्सन अगर खुद स्मोकिंग कर रहा है तो उसे हम एक्टिव स्मोकिंग में काउंट करेंगे, और अगर पर्सन स्मोकिंग नहीं कर रहा है या वहाँ पर कोई अदर पर्सन स्मोकिंग कर रहा है या वो स्मोकिंग के एरिया में है तो उसे हम पैसिव स्मोकिंग बोलेंगे। तो ऐसे एरिया में भी ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। केमिकल इरिटेंट्स, यानी कि केमिकल इरिटेंट्स में गैसेस वगैरह आ जाएंगी। गैसेस की वजह से एयरवे में इरिटेशन हो रही है। नेक्स्ट है ऑक्यूपेशनल स्टिमुलाई। ऑक्यूपेशनल स्टिमुलाई जैसे बहुत सारे लोग जो होते हैं वो फैक्ट्री वगैरह में काम करते हैं, वहाँ पर डस्ट है, पोल्यूशन है, तो इस तरह के एरिया में भी ये देखने को मिलता है। नेक्स्ट है सर्टेन मेडिकेशन लाइक NSAID। कुछ मेडिकेशंस जो नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स होती हैं जिनकी वजह से कभी कभी एयरवे में इन्फ्लामेशन हो जाती है, यानी एयरवे जो है वो इरिटेट हो जाता है, उसकी वजह से इन्फ्लामेशन हो जाता है, तो इस कंडीशन में भी देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है टाइप्स। टाइप्स में ये मेन 5 टाइप्स हैं। तो पहला है एक्सरसाइज इंड्यूस्ड अस्थमा। एक्सरसाइज यानी कि रनिंग या स्विमिंग के टाइम अगर कोई पर्सन बहुत ज़्यादा रनिंग कर रहा है तो इस कंडीशन में जो है देखने को मिल सकता है, या बहुत ज़्यादा स्विमिंग कर रहा है तो इस कंडीशन में भी देखने को मिल सकता है। सेकेंड टाइप है एक्सटेंसिक अस्थमा। एक्सटेंसिक यानी कि एक्सटेंसिक अस्थमा को एलर्जिक अस्थमा भी कहते हैं, जो कि डस्ट या पोलन ग्रेन्स की वजह से कॉज होता है। एक्सटेंसिक का मतलब यह है कि कोई बाहरी फैक्टर, एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से हो रहा है। नेक्स्ट है इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक मीन्स इंटरनल फैक्टर, लाइक पर्सन को इन्फेक्शन है या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, ऐसी कंडीशन में अगर अस्थमा हो रहा है तो वो एक्सटेंसिक अस्थमा में काउंट होगा। नेक्स्ट है नॉक्ट्यूरल अस्थमा। नॉक्ट्यूरल मीन्स नाइट टाइम। कई लोगों को रात के समय में दिक्कत ज़्यादा होती है तो उसे नॉक्ट्यूरल अस्थमा बोलते हैं। लास्ट है ऑक्यूपेशनल अस्थमा। ऑक्यूपेशनल अस्थमा वर्क की वजह से, यानी पर्सन किसी ऐसी एरिया में, ऐसी फैक्ट्री, कोई केमिकल इंडस्ट्री में वर्क कर रहा है जिसकी वजह से अस्थमा हो रहा है तो उसे ऑक्यूपेशनल अस्थमा में काउंट करेंगे। केमिकल या गैसेस की वजह से होने वाले अस्थमा को ऑक्यूपेशनल अस्थमा में काउंट करेंगे। नेक्स्ट है पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी बहुत ही ध्यान से समझिएगा। ट्रिगर फैक्टर में आ जाएगा आपका डस्ट या कोई भी केमिकल या कोई भी पोल्यूशन, मीन्स किसी भी रीज़न से हो रहा हो तो वो ट्रिगर फैक्टर है। किसी भी रीजन के इनहेल करने से एयरवे इन्फ्लामेशन हो रहा है, यानी डस्ट की वजह से या केमिकल या पोल्यूशन की वजह से एयरवे जो है वो इरिटेट होगा, जिससे इन्फ्लामेशन होने लगेगा। इन्फ्लामेशन के बाद में हाइपर सिक्रीशन ऑफ म्यूकस, एयरवे मसल्स कॉन्स्ट्रिक्शन, स्वेलिंग, ब्रोंकियल मेम्ब्रेन। जब एयरवे में इन्फ्लामेशन हो जाएगा तो क्या होगा, म्यूकस का बहुत ज़्यादा सिक्रीशन होने लग जाएगा, एयरवे की जो मसल्स होंगी वो कॉन्ट्रैक्शन करने लग जाएंगी, जिससे ब्रोंकियल मेम्ब्रेन में स्वेलिंग आ जाएगी। जब ब्रोंकियल मेम्ब्रेन में स्वेलिंग आ जाएगी तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नैरो ब्रीदिंग पासेज। ब्रीदिंग पासेज जो है, जो ब्रीदिंग वे है वो नैरो हो जाएगा। फिर वीजिंग, यानी कि वीजिंग साउंड आने लगेगा और कफिंग होने लगेगी, कफ बहुत ज़्यादा आने लगेगा और साउंड जो है वो जब स्टेथोस्कोप से आप सुनेंगे तो वीजिंग साउंड आएगा। नेक्स्ट क्या होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। पेशेंट को ब्रीथ लेने में प्रॉब्लम होने लगेगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगा। फिर टाइटनेस इन चेस्ट में टाइटनेस फील होने लगेगी। तो ये पैथोफिजियोलॉजी है इस तरह से। नेक्स्ट है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलेंगे पेशेंट में, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग, ये तो सबसे फर्स्ट और इम्पॉर्टेंट है कि पेशेंट को ब्रीदिंग प्रॉब्लम होगी। नेक्स्ट वीजिंग साउंड होगा, जब स्टेथोस्कोप से आप पेशेंट का साउंड सुनेंगे तो उसमें वीजिंग साउंड होगा, बहुत भारी आवाज़ आएगी, ऐसा लगेगा किसी मतलब एनिमल ब्रीथ की तरह आपको फील होगा। नेक्स्ट है डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, ब्रीथ लेने में कठिनाई होगी। कफिंग होगी बहुत ज़्यादा, चेस्ट टाइटनेस फील होगी, म्यूकस प्रोडक्शन होगा, म्यूकस जो है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रोडक्शन होने लगेगा म्यूकस का। नेक्स्ट आप इसके लिए करेंगे क्या,
डायग्नोस कैसे करेंगे, तो क्या क्या डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन है। सबसे पहले तो पेशेंट की हिस्ट्री कलेक्शन लेंगे, पेशेंट की प्रेजेंट में या पास्ट में कोई हिस्ट्री तो नहीं रही है, जेनेटिक हिस्ट्री लेंगे, पूरी प्रॉपर हिस्ट्री लेंगे। फिर फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, पेशेंट में क्या क्या फिजिकली सिम्टम्स शो हो रहे हैं। इसके बाद में आप स्पायरोमीटर एक डिवाइस होता है जिससे हम ये चेक करते हैं कि पेशेंट जो है वो कितने फोर्स के साथ में एयर को इनहेल कर रहा है और कितने फोर्स के साथ में एयर को एक्सेल कर रहा है, ठीक है, जिससे ब्लॉकेज का पता चलता है या अस्थमा की सेवियरिटी क्या है, ये सारी चीज़ें पता चलती हैं स्पायरोमीटर से। नेक्स्ट है पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट भी कराते हैं। नेक्स्ट है पल्स ऑक्सीमेट्री भी करेंगे, ब्लड में O2 का लेवल जो है वो क्या है। चेस्ट एक्सरे कराएंगे, ब्लॉकेज को देखने के लिए चेस्ट एक्सरे भी कराएंगे। ABG आर्ट्रियल ब्लड गैस भी कराएंगे O2 चेक करने के लिए। नेक्स्ट है ऑस्कल्टेशन फॉर ब्रीथ साउंड सुनेंगे, वीजिंग साउंड फील्स होगा, तो ऑस्कल्टेशन फॉर ब्रीथ साउंड के लिए ऑस्कल्टेशन करेंगे। नेक्स्ट है मेडिकल मैनेजमेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेडिकल मैनेजमेंट। फर्स्ट है ब्रोंकोडायलेटर। अब ब्रोंकोडायलेटर के नाम से ही समझ में आ रहा है, ब्रोंको मतलब ब्रोंकस, डायलेटर मतलब डायलेट करना, वाइड करना, ठीक है। तो बीटा एगोनिस्ट, ब्रोंकोडायलेटर बीटा एगोनिस्ट में क्या क्या देते हैं, एल्ब्यूटेरॉल, सल्ब्यूटामॉल एंड फॉर्मेटोरॉल, ये मेडिसिन दे सकते हैं ब्रोंकोडायलेटर के लिए। नेक्स्ट है जैंथिन डेरिवेटिव्स का क्या वर्क होता है, ये स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करता है, जो ब्रोंकाई की स्मूथ मसल्स होती हैं उसको ये रिलैक्स करता है, जिससे पेशेंट को ब्रीथ लेने में रिलैक्स मिलता है। तो इसके लिए थियोफाइलिन देंगे, डेरिफाइलिन देंगे और अमीनोफाइलिन दे सकते हैं। नेक्स्ट है कोलिनर्जिक्स का क्या वर्क होता है, रिलैक्सेशन ऑफ स्मूथ मसल्स एंड डिक्रीज्ड सिक्रीशन ऑफ म्यूकस। स्मूथ मसल्स को तो रिलैक्सेशन करती ही है, बट ये क्या करती है, म्यूकस सिक्रीशन जो हो रहा है उसे भी ये डिक्रीज करती है। तो इसके लिए इप्राट्रोपियम, एट्रोपिन सल्फेट यानी कि नेबुलाइजर, ये सारी चीज़ें दे सकते हैं। नेक्स्ट है कॉर्टिकोस्टेरॉइड, एंटी इन्फ्लामेटरी एंड एंटी एलर्जी, ठीक है। तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड में क्या क्या दे सकते हैं, प्रेडनिसोलोन, मेथाइल प्रेडनिसोलोन और बीटा मेथाजोन, ये दे सकते हैं। नेक्स्ट और लास्ट है ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर में आप क्या दे सकते हैं, मोंटेलुकोस्ट एंड जाफिरलुकोस्ट। ये क्या करता है, इसका बेसिकली वर्क क्या होता है, ये जो ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर होता है सेल वॉल पे, ल्यूकोट्राइन जो रिसेप्टर्स होते हैं उसको ये ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से इन्फ्लामेशन होना बंद हो जाता है, इन्फ्लामेशन नहीं होता है। तो ये सारी मेडिसिन्स दे सकते हैं पेशेंट को। नेक्स्ट है नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या करेंगे आप, इनकरेज द पेशेंट टू टेक डीप ब्रीथ एंड होल्ड फॉर 2 सेकेंड। पेशेंट को डीप ब्रीथ लेने के लिए, गहरी सांस लेने के लिए इनकरेज करेंगे और पेशेंट को ये भी समझाएंगे कि ब्रीथ को 2-3 सेकेंड्स के लिए होल्ड करने की कोशिश करें, ठीक है। नेक्स्ट है मॉनिटर रेस्पिरेटरी एंड ऑक्सीजनेशन स्टेटस। पेशेंट का रेस्पिरेटरी रेट क्या है, ऑक्सीजन का स्टेटस क्या है, ये मॉनिटर करेंगे। एडमिनिस्टर ड्रग थेरेपी टू इम्प्रूव रेस्पिरेटरी फंक्शंस। जो भी पेशेंट की ड्रग्स चल रही हैं, जो भी डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब कर रखी हैं, उनको एडमिनिस्टर करेंगे पेशेंट के रेस्पिरेटरी फंक्शन को इम्प्रूव करने के लिए। स्टे विद द पेशेंट टू प्रमोट सेफ्टी एंड रिड्यूस फियर। पेशेंट के साथ में रहेंगे पेशेंट की सेफ्टी के लिए और उसके फियर, उसके डर को रिड्यूस करने के लिए। रेगुलरली मॉनिटर द रेस्पिरेटरी रेट एंड पल्स। पेशेंट का रेस्पिरेटरी रेट और पल्स रेट जो है वो रेगुलरली मॉनिटर करते रहेंगे कुछ थोड़े टाइम के बाद में। नेक्स्ट है टीच द पेशेंट टू आइडेंटिफाई एंड अवॉइड पर्सनल ट्रिगर्स फॉर अस्थमा। पेशेंट को टीच करेंगे, सिखाएंगे कि कैसे आइडेंटिफाई करना है और पर्सनल ट्रिगर्स, जो अस्थमा के पर्सनल ट्रिगर्स उसे फील होंगे, उनको कैसे अवॉइड करना है और कैसे पहचानना है। ये आपका नर्सिंग मैनेजमेंट कंप्लीट हो गया है। तो अस्थमा कंप्लीट हो गया है। अगर किसी को कुछ क्वेरी है तो पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में।